Hello everyone, how are you to all? I hope so you are doing well. My name is Renu Kakkar. Today, this class, today is this video. This is a C-Tech preparation for दिसंबर में जो बच्चे C-Tech देना चाहते हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें हर एक पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। किस तरीके से मैंने जो प्रिपरेशन करी थी एग्ज़ाम के टाइम पर, अपनी C-Tech एग्ज़ाम के टाइम पर, उसी तरीके से आपको स्ट्रेटजी बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, कितनी स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करनी है और हर वीडियो में ध्यान से सुनना है। सिर्फ सुनना है, कहीं नहीं करना। हर एक पॉइंट में जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जो बार बार दे चुके हैं और 1 और 2 नंबर से उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। आप सभी को पता है, एक हाई कोर्ट की तरफ से यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको भी पता है कि एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें आपको बताया गया है कि 3 क्राइटेरिया बताए गए। तीनों के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों को पता होता है। फर्स्ट है कि C-Tech इज़ अ कंपल्सरी, मैंडेटरी हो गया है कि क्लियर करना ज़रूरी है। जो बच्चे अभी C-Tech पिछले वाला जो एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुआ है वो दिसंबर में आने वाले में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। सेकेंड जो रूल बताया गया है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, टीचर लाइन में गवर्नमेंट जॉब में सर्विस करते हैं और आपकी सर्विस में अभी 5 साल रिटायरमेंट में हैं, तो आपको अपनी प्रमोशन के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्ज़ाम देना पड़ेगा C-Tech। ठीक है। थर्ड रूल इज़ जो इम्पोर्टेंट है वो भी, अगर 5 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए क्या दिया गया क्राइटेरिया, उनको 2 साल के अंदर अंदर अपना C-Tech एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, वरना उन्हें अपनी क्या होगा, जॉब से दरखास्त कर दिया जाएगा। तो इसलिए कोशिश यही करिए, जो अपकमिंग एग्ज़ाम C-Tech आ रहा है उसको पूरा जी जान लगा दीजिए क्लियर करने में। ये उनके लिए है। अब आता है कि C-Tech जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनके लिए क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्या क्या क्राइटेरिया है। नंबर 1, सबसे पहले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देखिए, नोटिफिकेशन का आप बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे। पहले ये बता देती हूँ, नोटिफिकेशन का जो वेट कर रहे थे, लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जो सितंबर में नोटिफिकेशन आ गया था, उसके बाद दिसंबर या जनवरी में हमारे पेपर हो गए थे। ठीक है, इस बार भी ऐसे ही होगा। सितंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 15 के आसपास ही आ जाएगा। ठीक है, और 1 महीने का टाइम देते हैं। 1 महीने के टाइम के अंतराल में ही आपको फॉर्म फिल करना होता है, सारा प्रोसेस पूरा करना होता है। इसमें एक एक पॉइंट्स जब नोटिफिकेशन आएगा तो ज़रूर बताऊंगी कि किस चीज़ को लैंग्वेज 1 में ध्यान रखना है, किस चीज़ को लैंग्वेज 2 में ध्यान रखना है। मेन पेपर वैसे ही होता है। ठीक है। सेकंड थिंग आता है, अब C-Tech की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर है। दिसंबर में तो आपको रिवीजन टाइम होता है कि जिसमें हमें C-Tech करना है। हार्डली आपकी 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स में आप बहुत अच्छी C-Tech की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि C-Tech पेपर एक ऐसा क्वालिफाइड एग्ज़ाम है जो हर किसी को क्लियर करना ही पड़ेगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं। ये एक सेंट्रल एग्ज़ाम होता है और इस सेंट्रल एग्ज़ाम में हर स्टेट में कहीं ना कहीं, स्टेट में भी मांग लेते हैं C-Tech। अगर C-Tech इससे कंपल्सरी हो गया है तो आपको कहीं प्राइवेट जॉब में भी जाना है, वहाँ पे भी मांगते हैं, कहीं गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो C-Tech आपका कंपल्सरी है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि C-Tech का सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिलेबस। आपके पास अपना खुद का C-Tech का पेपर कह रही हूँ, प्रिंट आउट होना चाहिए। दिस इज़ अ प्रिंट आउट फॉर C-Tech एग्ज़ाम। जो भी हुआ है प्रीवियस ईयर के पेपर में उसमें सिलेबस दे रखा है। अगर नहीं मिलता तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सिलेबस आपका मैं डिफ़ाइन भी करूँगी अभी कि किस तरीके का होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिलेबस आपको पता होगा। साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा बच्चे भूल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर। सबसे पहले सिलेबस से भी पहले हमें सिलेबस देखना है, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं कि किस तरीके से, जो भी सेकंड पॉइंट है कि जो भी एग्ज़ाम पैटर्न को बनाता है उसके टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप C-Tech एग्ज़ाम दे रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आता है, या तो आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिए, उसके लिए भी बताऊंगी कौन सी ले सकते हो, या फिर ऑफलाइन पढ़ लीजिए। ऑफलाइन का मतलब है कि विदाउट कोचिंग पढ़ना है, यानी सेल्फ स्टडी करनी है। मैंने जो किया था वो मैंने सेल्फ स्टडी किया था, मैंने विदाउट कोचिंग, कोई कोचिंग नहीं ली थी, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ठीक है, थर्ड पॉइंट मैंने बता दिया। फोर्थ पॉइंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम कोचिंग ना ले तो हमें क्या करना चाहिए। तो यू वांट टू
मैं कहूँगी आपको बुक्स लेनी चाहिए, क्योंकि बुक्स कहीं न कहीं आपको हेल्प करती है एग्ज़ाम को क्रैक करने में। लेकिन क्या आता है कि कौन-सी बुक्स लें? अब बुक्स लेने में बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, अब उनमें से बेस्ट चुनना और छाँटना, उससे तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर सकती कि कौन-सी बुक्स अभी ले सकते हो। जो मैंने पढ़ी थी वो भी बताऊँगी, और जो अभी आपके लिए रिसेंटली हेल्प करेगी अभी इन 3 महीनों में, वो भी मैं बताऊँगी। ठीक है? बुक्स क्लियर हो गई। सबसे पहला आता है मॉक टेस्ट। जब आपने सिलेबस कवर कर लोगे, बुक से पढ़ लोगे, उसके बाद आता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर कहाँ से मिलेंगे, प्लस आपको मॉक टेस्ट कौन-सी एप्लीकेशन से, जो मैंने प्रैक्टिस करी थी उसी तरीके से आपको भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया पॉइंट्स टू पॉइंट्स कि मॉक टेस्ट कैसे करना है, सिलेबस, बुक्स और प्रिपरेशन। ठीक है? सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करूँगी इसी वीडियो में सिलेबस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगी टेक्स्ट एप्लीकेशन से आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन सी बुक्स ले सकते हैं ये भी मैं बताऊँगी। अभी फ़िलहाल के लिए हमें कौन-सी बुक्स पढ़नी चाहिए, थोड़ा-सा मैं सिलेबस के बारे के अलावा थोड़ा-सा पैटर्न बताऊँगी कि किस तरीके का पेपर 1 होता है और किस तरीके का पेपर 2 होता है, और उसके पार्टीशन किस तरीके से किए जाते हैं, कौन-कौन से इसके सब्जेक्ट आते हैं, कितने-कितने मार्क्स के आते हैं। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको थोड़ा-सा हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं हर एक पॉइंट्स को पॉइंट के अकॉर्डिंग बताने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेक एक सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को क्लियर करना होता है जो भी टीचिंग लाइन में जाते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। इसके 2 पैटर्न दे रखे होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आप सभी को अगर नहीं पता तो भी बता देती हूँ। पेपर 1 हमारा पीआरटी के लिए होता है, स्पेशली प्राइमरी टीचर के लिए। पेपर 2 हमारा होता है जूनियर, जिसको हम बोलते हैं टीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ये 2 पैटर्न होते हैं। इनमें से 2 कुछ सब्जेक्ट हमारे सिमिलर होते हैं, कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, वो भी मैं बता देती हूँ आपको पॉइंट्स है। इतना समझ लिए। सेकंड पॉइंट इज़ कि अब पेपर 1 का और पेपर 2 के क्या-क्या सब्जेक्ट होते हैं। इसमें होता है सीडीपी, सेम जो होगा, जो सेम होगा मैं सेम लिख दूँगी, इसमें भी होता है सीडीपी। पेपर 2 में भी सीडीपी, इसमें भी। सीडीपी का मतलब आपको पता है, ये शॉर्ट फॉर्म है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी सेक्शन। ये आती है 30 नंबर की। 30 नंबर की आती है। इसमें भी 2 पार्टीशन किए जाते हैं, मतलब 15-15 नंबर के आते हैं। होता एक ही पेपर है 30 नंबर का, वो पेडोलॉजी से, जिसमें पेडोलॉजी आती है जो नॉर्मली सीडीपी में आपसे अब तक पूछते आ रहे हैं। एक आता है आपके टीचिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें टीचिंग में किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, कौन-कौन से टेलर में यूज़ करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ आती है। तो दोनों को मिला के 30 मार्क्स की होती है। सेम पेपर 2 में सेम सीडीपी आती है, 30 मार्क्स की आती है, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड आता है हमारा जो इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 कुछ भी हो सकता है, इंग्लिश और हिंदी, और 22 लैंग्वेज चूज़ करने के लिए दी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है। सपोज़ आपने हिंदी लिया है, तो हिंदी का एग्जांपल बताती हूँ। हिंदी जो लिया है आपने, तो हिंदी के जो पार्टीशन होता है वो भी लैंग्वेज 1, जिसको अगर सपोज़ आपने हिंदी लिया लैंग्वेज 1 में, तो हिंदी भी 30 नंबर की आती है। ठीक है? हिंदी लैंग्वेज 30 नंबर की आती है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ठीक है? सेम। अब इसमें भी जो पेपर 1 है, पेपर 2 में भी सेम हिंदी आती है। हिंदी में 15 नंबर की तो आपकी हिंदी पेडोलॉजी होती है, वो पूछी जाती है, और 15 नंबर का आपका पैसेज पूछा जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गद्यांश, और एक पद्यांश पूछा जाता है। दोनों मिला के 15 नंबर होते हैं। ठीक है? ये होता है हिंदी का। ऐसे ही जो लैंग्वेज, तीसरा जो सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज का ही होता है। यहाँ पे अगर सपोज़ आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की है, या हिंदी में से कुछ एक, दोनों में से कुछ एक लैंग्वेज ली है, तो दूसरी लैंग्वेज आपकी चेंज होगी। सपोज़ आपने हिंदी ली है ऊपर, तो इंग्लिश लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी सेम यही पैटर्न होता है। 30 नंबर की इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इंग्लिश में भी 2 होती है। 15 नंबर का इंग्लिश पेडोलॉजी पूछा जाता है, और 15 नंबर की आपको पैसेज, जिसको बोलते हैं आंसर पैसेज और पोएम पूछी जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपने जब फॉर्म फिल करा तो कौन सी लैंग्वेज चूज़ करी है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है उसमें दोनों ही पैसेज आते हैं, और सेकंड लैंग्वेज से फर्स्ट लैंग्वेज जो चूज़ करी होती है उसका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि दोनों में ही पैसेज पूछे जाएंगे, यानी कि दोनों में ही पद्यांश पूछे जाएंगे, और उसमें गद्यांश पूछे जाएंगे। तो ऐसा चीज़ होती है। अब पता नहीं, जब नोटिफिकेशन आएगा तो मैं इसके बारे में अलग से बता दूँगी। ये भी हो गया 30, ये भी 30 हो गया, सीडीपी 30 हो गया। फोर्थ लैंग्वेज जो होती है, वो हमारा जो फोर्थ सब्जेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं, पेपर 1 की बात करूं और पेपर 2 की बात करूं, तो पेपर 1 में जो आपका होता है ईवीएस इंक्लूड होता है, और एक होता है मैथ्स, जो सभी को पता है कि पेपर 1 में मैथ्स होता है। पेपर 2 में भी 2 एक तो होता है एसएसटी
दूसरा होता है मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस के लिए भी आपको बताऊंगी किस तरीके से अलग होता है। ईवीएस आपका 13 नंबर का आता है सेम। यहाँ पे भी 15 नंबर का आपका ईवीएस सब्जेक्ट होता है। ईवीएस सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स फॉलो करनी होती है ये भी बाद में बताऊंगी। और 15 नंबर की आपकी ईवीएस पेडोलॉजी आती है, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण या पर्यावरण, ठीक है। मैथ्स भी आपकी 30 नंबर की आती है। मैथ्स का भी 2 पार्टीशन किए जाते हैं। 15 नंबर की आपकी मैथ्स होती है, जो आपको सब्जेक्ट जो प्राइमरी क्लासेस तक लेवल तक होती है। और 15 नंबर की पेडोलॉजी आती है मैथ्स की। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पेपर 1 वाले। अब आता है पेपर 2 की, जिनके पास एसएसटी है। अब पेपर 2 आपके पास एसएसटी है। एसएसटी का भी ध्यान से सुन लीजिए। एसएसटी हमारी आती है 60 मार्क्स की टोटल। 60 मार्क्स में 40 मार्क्स आपकी एसएसटी पूछी जाती है और 20 मार्क्स एसएसटी पेडोलॉजी पूछी जाती है। तो इस चीज़ का बच्चों को ना पता हो जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए। अब आता है आपका, अगर सपोज़ आपका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस और मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो ये दोनों ही 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। साइंस में भी 15 नंबर आपकी, मैं एक बार बता देती हूँ कि साइंस में भी और मैथ्स में भी दोनों ही 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इसी में भी 15 नंबर की साइंस सब्जेक्ट्स आता है, 15 नंबर साइंस पेडोलॉजी आती है, 15 नंबर मैथ्स पूछी जाती है और 15 नंबर मैथ्स पेडोलॉजी पूछी जाती है। ये पैटर्न बनाया गया है। ये कई बार भी ऊपर नीचे हो सकते हैं मार्क्स, ज़रूरी नहीं है। कई बार 20 मार्क्स का मैथ्स पूछ लेते हैं या 20 मार्क्स की ये पूछ लेते हैं, 10 मार्क्स की ये पूछ लेते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभार। ऐसे ही एसएसटी में भी ऊपर नीचे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर इतने ही मार्क्स का आएगा। ये सिर्फ मैं बता रही हूँ कि जो कि प्रीवियस साल के जो पेपर मैंने सॉल्व किए थे तब उसके एनालाइज के बता रही हूँ। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर का पैटर्न कितना होता है। दोनों का पेपर का जो टोटल होता है, दोनों पेपर का जो टोटल होता है 150 मार्क्स होता है। 150 मार्क्स ही होते हैं दोनों के। दोनों को मिला के आपको टोटल भी कर सकते हो, 150 ही आएगा। 150 में अब कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास करने के लिए, ध्यान से सुनना। जनरल कैटेगरी हो या एससी एसटी हो या ओबीसी हो, ठीक है, बाकी का मैं नहीं रिवील कर सकती, जो मेन इतना ही होता है। जनरल कैटेगरी में आपके 90 मार्क्स होने चाहिए दोनों ही पेपर में, अगर आपने दिया है। एससी एसटी में 82 मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी में भी 82, और इसके अलावा जो कैटेगरी होती है उसमें भी इतने ही मार्क्स चाहिए होते हैं 82 पास होने के लिए। अगर आप स्कोरिंग करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर पास होने के लिए तो वो बता रही हूँ। इतना आपको समझ में आ गया। अब आता है कि यहाँ तक हमने सिलेबस देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेबस। बहुत बच्चों को सिलेबस भी नहीं मिल रहा होगा। प्रीवियस ईयर का जो पेपर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आई थी उसके रिगार्डिंग मैं आपको सिलेबस भी बता देती हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रैक्टिस कर सको। चलते हैं सिलेबस की ओर, ताकि आपको एक एक करके किस तरीके से हमें स्मार्टली तैयारी करनी है। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं हैं, ऐसे हैं जो सर्विस में लगे हुए हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर वाला, तो उनके लिए इस टाइम बहुत ही क्रूशल है। प्रैक्टिस करने के लिए भी चाहिए और टाइम बहुत ही अच्छा है। 3 महीने बहुत होते हैं। अगर सिंसियर स्टूडेंट हो या फिर एस्पायरेंट हो तो आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो फर्स्ट टर्म में ही, ठीक है। हम चलते हैं सिलेबस की ओर। दिस इज़ द लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो सिलेबस दे रखा है वही मैं बता रही हूँ। कुछ चेंजेस नहीं होगा, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सिर्फ आपका होता है एग्ज़ाम के क्वेश्चन होते हैं वो अलग होते हैं, बाकी सिलेबस वगैरह अभी तक तो वही आ रहा है। कुछ चेंजेस नहीं होगा मुझे जो लगता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन था जिस तरीके से हुआ था, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। पिछले साल जो ऑनलाइन ड्यूरेशन था वो 17 तारीख को था, जो मैं आपको बता रही हूँ। 17 सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था और 16 अक्टूबर तक 1 महीने के लिए चला था। उसके बाद यहाँ पे आपका जो था फ़ीस का भी दे रखा है बिफोर। लास्ट सबमिशन फ़ीस और 16 अक्टूबर थी, टाइमिंग था, और डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन बता देती हूँ 14 दिसंबर को था। मुश्किल से मुश्किल आपको, अगर मैं देखूँ सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने मिलते और 10 दिन आपको उधर से लगा लो, 10 या 12-13 दिन वहाँ से मिले थे, तो यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए होते हैं वो दिन, उसको तो काउंट नहीं किया जाता। 3 महीने बहुत होते हैं। और आपको प्रीवियस ईयर का दिखा रही एग्ज़ाम, क्योंकि ये इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एग्ज़ाम कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है प्रीवियस ईयर को देखते हुए, और एग्ज़ाम कब हो सकता है, ये मैंने बता दिया। अब हम सिलेबस में डिटेल में समझते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ सीटेक एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस तरीके से चाइल्ड डेवलपमेंट आता है। पेपर 1 के लिए मैं बता रही हूँ, सेम पेपर 2 के लिए भी होता है। मैथ्स होती है कंपलसरी, इन्वायरमेंट स्टडी होती है कंपलसरी, जो एमसीक्यू होते हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स के ही पैटर्न आता है। लैंग्वेज 1 कंपलसरी होता है, ये सारे ही कंपलसरी होते हैं, क्योंकि आपको पता है 150 मार्क्स का, अगर 150 ही मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं तो 1 मार्क्स का एक होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। काफ़ी सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक क्वालिफाइड एग्जाम है। इसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो या प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जा सकते हो।
पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी शिफ्टें बता देती हूँ। 14 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था। पेपर 1 जो हुआ था इवनिंग शिफ्ट में हुआ था, 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ था। 2.5 घंटे का पेपर होता है, उसके बाद बहुत सफिशिएंट होता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम का ये फ़ायदा होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और आप जल्दी से कर लेते हो, ठीक है। पेपर 2 में भी 9:30 से 12 बजे के बीच में हुआ था। ये एग्ज़ाम का शेड्यूल बता रही हूँ प्रीवियस ईयर का। इसी तरीके से आपका भी जो आने वाला जो एग्ज़ाम है वो होगा। ये है आपका पेपर 2 जो कंपल्सरी है 6 to 8 क्लास के लिए पेपर 2, जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी 30 मार्क्स की एमसीक्यू है। 60 मार्क्स की मैथमेटिक्स एंड साइंस टीचर के लिए 60 मार्क्स होता है। एसएसटी देखो और लिखा हुआ है ना, तो सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस या सोशल स्टडी, ठीक है, 60 मार्क्स का। लैंग्वेज 1 होती है 30 मार्क्स की, 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, और लैंग्वेज 2 भी होती है 30 मार्क्स की। टोटल मिला के आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। ये लैंग्वेज 2 के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। आगे यहाँ पे दे रखा है नेचर, ये लैंग्वेज दे रखी होती है, इसमें से चूज़ करना होता है जो भी लैंग्वेज आपको आती है। ये देखो इंग्लिश लैंग्वेज 2, देखो यहाँ पे दे रखे कोड भी दे रखे। जब फॉर्म फिल करोगे ना तो मैं ये चीज़ को डिटेल में आपको एक एक पॉइंट्स को क्लियर कर दूँगी। ये लैंग्वेज होती है जो आपको चूज़ करनी होती है। 20 लैंग्वेज दे रखी है, तो ये 20 में से एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है। अब आते हैं हम सिलेबस, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिलेबस को समझना, सिलेबस इस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कंटेंट हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे, पढ़ लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं, हमें यही नहीं पता कि क्या एग्ज़ामर पूछना चाहता है और क्या पूछेगा, तो यह पता जाना। तो 1st to 5th क्लास के लिए भी बताऊंगी और पेपर 2 के लिए भी बताऊंगी, हेल्प करेगा। सिलेबस एक सिमिलर ही है, बस एक्चुअली पीआरटी के लिए लेवल जो होता है वो थोड़ा मीडियम रहता है, और जो टीजीटी के लिए होता है उसका लेवल हाई होता है, क्वेश्चन के पैटर्न का पूछने का तरीका। अब आता है, सबसे पहले आता है 1st to 5th क्लास के लिए प्राइमरी स्टेज के लिए, वही चाइल्ड डेवलपमेंट सीडीपी 30 मार्क्स की आती है। 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं किस किस टॉपिक में से, ठीक है। ये 15 नंबर के क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, हम इसको आराम से समझते हैं। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी में से चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी चाइल्ड स्कूल के लिए है। इसका मतलब है कि जो हम बच्चे जो स्टार्टिंग से ही स्कूल में पढ़ते हैं, उससे पहले की जो स्टेजेस होती हैं, किस तरीके से सीडीपी का मतलब ही यही है कि हम बच्चे की लैंग्वेज को समझना, भाषा को समझना। सबसे पहला है कि कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। इसका मतलब सीधा है कि विकास क्या होता है, विकास को किस तरीके से समझाता है और उसको लर्निंग के साथ कैसे जोड़ना है, ये इनको बताया है। सेकंड है, हम यहाँ पे विकास जो पढ़ेंगे, जो डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके भी अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके सबसे पहला सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का विकास किस तरीके से, उसके सिद्धांत दिए गए हैं वो पढ़ना है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट, हेरिडिटी पर विकास का क्या प्रभाव पड़ता है, हेरिडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्या इन्वायरमेंट कितना है, दोनों का परसेंटेज कितना है। ये सिर्फ मैं एक वो वर्बली बता रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ा हुआ, तो मुझे ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर है। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो हेरिडिटी इन्वायरमेंट में है। अगला 4th पॉइंट इन्होंने दे रखा है सोशलाइजेशन, जब बच्चा अपने स्कूल की तरफ जाता है तो किस तरीके से सोशलाइज होता है। सोशलाइज की भी स्टेजेस होती है, प्राइमरी स्टेज रहता है, ये सेकंड स्टेज। प्राइमरी स्टेज उसकी फैमिली होती है, सेकंड स्टेज जो उसके स्कूल हो गया या फ्रेंड सर्कल हो गए, जिसको हम प्रियर ग्रुप्स भी कहते हैं, तो वो हो गए, पेरेंट्स हो गए। तो यहाँ पे अलग से दे रखा है टीचर, पेरेंट्स, पीयर। मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगी क्योंकि आपको अगर सिलेबस क्लियर हो जाएगा तो आप आराम से कोई भी बुक से लेके पढ़ सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। अगला आता है जो मोस्ट जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पियाजे की थ्योरी, ठीक है, पियाजे की थ्योरी। उसके बाद यहाँ पे जूम कर देती, थोड़ा सा क्लियर आपको नज़र आएगा। पियाजे की थ्योरी, कॉलबर्ग की थ्योरी, वाइगोस्टी की थ्योरी, इतनी इंपॉर्टेंट है सीटेक एग्ज़ाम में, चाहे पेपर 1 ले लीजिए चाहे पेपर 2, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसको प्रगतिशील शिक्षा कैसे होती है, किस तरीके से हमें करानी चाहिए बच्चे को सेंटर में रखकर, क्योंकि एनएपी भी बोलता है कि बच्चों को सेंटर में रखकर ही उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट करना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहिए। इट इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप बच्चे का, अब पहले क्या होता था कि लैंग्वेज, जब भी कोई भी लैंग्वेज सिखाते थे तो रटना सिखाते थे, तो रटना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एनपी ने भी निकाल दिया है कि आपका बच्चे का क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट करने के, बच्चा अलग अलग तरीके से चीज़ों को कैसे डेवलप करेगा। तो ये इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सब्जेक्ट, ठीक है। इसके मैं डिटेल में बताऊँगी, इस डिटेल में समझाऊँगी। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव
फॉर द कंटेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंट। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के कौन कौन से आयाम होते हैं, बुद्धि किस तरीके से किसने दी थी, भिन्न ने दी थी, बुद्धि एक फैक्टर क्या होता है, दो फैक्टर क्या होता है, तृतीय फैक्टर क्या होता है, बहुआयामी फैक्टर क्या होता है, सबने अलग अलग, जो हमारे थ्योरी लिखने वाले हैं विद्वान, उन्होंने भी अलग अलग दी है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसको भी समझेंगे। फिर मल्टी डायमेंशन इंटेलिजेंस की बहुआयामी, जिसमें हमें 7 आपको सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए है कि 7 स्टेजेस दिए थे कि किस स्टेज में कौन सी बुद्धि के व्यक्ति आते हैं। जैसे म्यूजिशियन में म्यूजिक वाले व्यक्ति आते हैं, एथलीट्स में जो हमारे योगा करते हैं, जिनकी बॉडी बिल्कुल लचीलेपन रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो वो चीज़ है। ठीक है, आगे है थॉट एंड लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज आपकी भाषा क्या होती है और उसकी सोच क्या होती है। लैंग्वेज में जैसे हम पढ़ते हैं, ये सब कराऊंगी। जेंडर बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें बच्चे और लड़के में किस प्रकार का हमें क्या बोल सकते हैं, बाइसेस नहीं करना चाहिए। तो उससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, उसमें लर्निंग की क्या भूमिका होती है। अंडरस्टैंड डिफरेंट बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन एक्सेट्रा। डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आकलन, कि बच्चे का आकलन किस प्रकार किया जाता है, इसमें भी अलग अलग है। देखा है असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर ऑफ लर्निंग। स्कूल बेस्ड लर्निंग असाइनमेंट क्या होते हैं, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रेसिव रिवलेशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। मूल्यांकन क्या होता है, सतत, और हमारा जो कम्प्रेहेंसिव मूल्यांकन होता है वो क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम समझेंगे। मैं इंग्लिश में इसलिए समझा रही हूँ, हिंदी में मुझे अभी मिला नहीं था, जैसे ही मिलेगा तो मैं हिंदी में भी दे दूँगी आपको। फॉर्मेटिव एप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट इन रीडनेस लेवल फॉर लर्नर किस तरीके से अपनी लर्निंग को एनहांस कर सकता है। लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन क्लासरूम एंड असाइनमेंट लर्नर फॉर अचीवमेंट। और जब उसने क्लासरूम में लर्निंग करी है तो किस तरीके से करी, उसने कौन कौन से अचीवमेंट टेस्ट लिया, ये सारी अपने बीएड में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो ये बीएड में जो अभी भी पढ़ के आए वो बहुत ईजिली है, उनके लिए हो जाएगा। लेकिन जो काफ़ी समय से पढ़ रहे हैं और गैप आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं इस गैप को कवर करने में टाइम लगेगा, क्योंकि हम कोई चीज़ लगातार पढ़ते रहते हैं तो उसको क्या होता है, हमें याद रहता है। अगर हम उस चीज़ को गैप दे दें तो वो चीज़ हमें भूल जाते हैं। भूल मतलब माइंड में नहीं रहती है, हमारा माइंड कुछ समय के बाद ये चीज़ें भूलता जाता है, क्योंकि हम उस चीज़ को हम दोबारा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही है। अगला है, ये हमारे जो टोटल मार्क्स है, ये 15 मार्क्स आता है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे एक और टॉपिक इंक्लूड है जो 15 मार्क्स का है। टोटल 30 मार्क्स है ना, तो मैं सारी बता दूंगी। ठीक है, ऊपर वाला जो हमारा था लैंग्वेज, वो 15 मार्क्स की थी। अब यहाँ पे कंसेप्ट जो दे रखे, यहाँ पे इधर दे रखा है 5 मार्क्स का है, जो अब आएगा 5 मार्क्स का। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ सिलेबस में लिखा हुआ है, कुछ सिलेबस से बाहर नहीं लिखा हुआ। अब यहाँ पे है कंसेप्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, बच्चे जो होते हैं उनके लिए किस प्रकार की बच्चे होते हैं, उसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी होते हैं, स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं। एड्रेसिंग अ लर्नर एंड डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग एंड डिसएडवांटेज क्या होती है उनकी मतलब एक होता है लाभ और एक उनके हानि क्या क्या हो सकते हैं, उनको डिस्पेयर कौन कौन सी किसके कारण हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे पढ़ेंगे हम। जैसे होता है हमारे डिसग्राफिया होता है, डिसकैल्कुलिया होता है, एटोलिज्म होता है, और है फिर हाइपरटेक्स्ट जो होती है, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है एड्रेसिंग और नीड चाइल्ड इज़ लर्निंग डिफिकल्टी। उनके में जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, उनके लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं उनकी भाषा को और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, एड्रेसिंग तो टैलेंटेड जो होते हैं, क्रिएटिविटी होते हैं, स्पेशल बेनिफिट लर्नर होते हैं, तो ये सब 5 मार्क्स के आएगा टॉपिक है। ठीक है, अगला है लर्निंग एंड पेडोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जब भी हम लर्निंग कर रहे हैं तो बच्चों में क्या, हम ये नहीं कह सकते किसी भी बच्चे को, अगर इस बच्चे को लर्निंग नहीं आ पा रही है तो आपको लर्निंग के कंसेप्ट को उसको क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप उसको पढ़ा सकते हैं। तो उसने लिखा है हाउ टू थिंक, वो क्या सोचते हैं, लर्न हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। उसकी परफॉर्मेंस अब तक देखते आ रहे हो, जिसमें कहते हैं कि जिसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 के बाद फिर मिड टर्म होता है। इसमें पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ कहाँ जा रहा है। बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट जो होता है, जिसमें हम पोर्टफोलियो कहते हैं, पोर्टफोलियो में सब चीज़ें उसकी इंक्लूड करते हैं। उसका एकेडमिक रिकॉर्ड्स कितना है, उसके एग्जाम कितने आ रहे हैं, उसके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये सब एक रिकॉर्ड किया जाता है इन फ्यूचर के लिए कि बच्चे का ग्रोथ कितना है, कि आने वाली क्लास में दूसरी टीचर को भी हेल्प मिलता है। ठीक है, बेसिक
प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी कितनी हो रही है, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग कितनी हो रही है। चाइल्ड है वो एक सेंसिटिव इन्वेस्टिगेटर है, खोज करना है। साइंस में कहा है बच्चे को ऐसी चीज़ों में प्रॉब्लम सॉल्विंग देनी है। भाई बच्चा कोई भी प्रॉब्लम दे रहा है तो उसको कितनी तरीके से सॉल्व कर रहा है, उसकी कौन कौन हेल्प कर रहा है, टीचर तो हेल्प कर रहा है, इसके अलावा कौन कौन हेल्प कर रहा है। अंटरलेटिव कंसेप्ट ऑफ लर्निंग चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन, एरर्स कितने आ रहे हैं, सिग्निफाई कितनी कर रहा है, उसको कितनी तरीके से सॉल्व कर रहा है। कॉग्निशन एंड इमोशनल तरीके से किस तरीके से हो रहा है। मोटिवेशन एंड लर्निंग एंड फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्नर पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, ये सारा जो है आपका CDP का सिलेबस। और ये CDP इतनी इंपॉर्टेंट है, आपकी लैंग्वेज 1 में भी काम आएगी, लैंग्वेज 2 में भी काम आएगी, आपका जो सब्जेक्ट है EVS है उसमें भी काम आएगी, मैथ्स में पेडोलॉजी में हेल्प करेगी, उसके बाद SST में हेल्प करेगी, उसके बाद आपका जो साइंस और मैथ्स है उसमें भी हेल्प करेगी। तो पेडोलॉजी का इस समय CTEC के पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, उसका भी आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं अगला जो है मैथमेटिक्स का मैं इतना नहीं करूँगी, पेपर 1 का जिसका भी है फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। मैथमेटिक्स आपको पता है 30 मार्क्स है, 15 नंबर का आपका सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है ज्योमेट्री, शेप एंड स्पाइरल, अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड सिस्टम, नंबर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट एंड टाइम। ये टोटल मिला के 15 मार्क्स के होगा। मैथ्स के अलावा आपके जो दूसरे टॉपिक है वॉल्यूम है, डाटा हैंडलिंग है, पैटर्न्स किस तरीके से होता है, मनी। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते पेपर 1 में। पेपर 1 में आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर सकते हो अगर आपकी थोड़ी बहुत भी मैथ्स अच्छी होगी। इसमें भी बुक्स मैं बताऊंगी ये कौन सी है। ठीक है, पेडोलॉजी इशू आती है जो मैथमेटिक्स है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग कैसे लगा सकते हैं, चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न कैसे, स्ट्रैटेजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एंड करिकुलम क्या होता है, करिकुलम लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है। मेरे पास इसके नोट्स बने हुए हैं, मैं आपको दे भी सकती हूँ। रिवोल्यूशन थॉट ऑन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचिंग क्या होती है, एरर किस तरीके से होता है, उसका सोल्यूशन क्या सकता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट इंपॉर्टेंट है, रेडिमिलन रीचिंग इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊँगी मैं आपको। अभी तो फिलहाल के लिए अभी ये सिलेबस को समझते हैं। इन्वायरमेंट भी आपका 30 मार्क्स का आता है, जो आपको सभी को पता है। 15 मार्क्स की आपकी जो सब्जेक्ट होता है वो होता है, जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स आते हैं, रिलेशन, वर्क एंड प्ले, एनिमल, प्लांट्स में भी जो आता है, फूड आता है, शटल आता है, वाटर आता है, ट्रैवल, थिंग वी मेक एंड डू। ठीक है, ये टॉपिक है। पेडोलॉजिकल भी आता है, पेडोलॉजी में कंसेप्ट ऑफ इशू फॉर EVS, ठीक है, सिग्निफाई ऑफ EVS एंड इंटीग्रेटेड EVS, इन्वायरमेंट स्टडी, इन्वायरमेंट एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल, स्कोप एंड रिलेशन, साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग एंड कंसेप्ट, एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE इंपॉर्टेंट है, टीचिंग मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं, एड्स कौन से होते हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी को फेस करना पड़ता है। ये दोनों मिलाकर आपके 15 मार्क्स 15 30 नंबर का, जो मैंने आपको पार्टीशन बताया था। अब आता है लैंग्वेज 1 की बात करते हैं। लैंग्वेज 1 में भी आपके पता है रीडिंग आंसर्स पैसेज होते हैं, 2 पैसेज आते हैं, अब पॉसेज आते हैं, ड्रामा होते हैं, 1 पोएम भी आप पूछ सकते हैं विद क्वेश्चन ऑफ कंप्रेसिव पूछ सकते हैं, इन्फ्रेंस पूछ सकते हैं, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी, प्रोसेस एंड पासेज मे बी इन लिटरेसी एंड साइंटिफिक, रिलेटिव एंड डिस्क्यूसिव, ये सारे पूछे जाते हैं लैंग्वेज में। और उसमें पेडोलॉजी पे होता है लर्निंग एजुकेशन, लर्निंग और एक्विजिशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड जो प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, रोल ऑफ लिसनिंग और स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं LRSW, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग, ये चारों कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रोल ऑफ ग्रामर की क्या रोल होता है, लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेटिव आइडियाज एंड वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म में। ठीक है, ये सारा है 15 नंबर का। अब आता है, ये है सेकंड पार्ट जो पेडोलॉजी के अभी पढ़ रहे हैं, चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन द डाइवर्सिटी क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टी क्या आती है, एरर्स क्या आते हैं, डिसऑर्डर जो मैं आपको बार बार बोल रही थी, लैंग्वेज स्किल जो मैंने अभी बताया था LSRW, रिवोल्यूटिंग लैंग्वेज एंड कंप्रेसिव प्रोफेशन, स्पीकिंग, लर्निंग, रीडिंग जो मैं आपको अभी बोल रही थी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग क्या होती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं जब टीचिंग क्लास में करते हैं, टेक्स्ट बुक्स यूज़ करती है, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीमीडिया लिंगुअल रिसोर्सेज कौन से रहते हैं, रेडीमेड टीचिंग क्या होती है। ये लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का सिलेबस सेम है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। इंग्लिश और हिंदी में सब कुछ सेम है, सिर्फ यहाँ पे ग्रामर पूछी जाती है, उसमें नॉन ग्रामर पूछी जाती है। ठीक है, ये लैंग्वेज 1 की बात हो गई है। ये लैंग्वेज 2 का भी यही सेम सिलेबस होता है। अब आता है पेपर 2 की बात करती हूँ। पेपर 2 में भी जो सिलेबस दे रखा है वो भी सेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर का लेवल है। देखो यहाँ पे कॉल बैक, सो जो मैंने पॉइंट्स को समझाया क्लियर करें वही है, सब कुछ सेम टू सेम है। ये मैथ्स का है, जो बच्चे मैथ्स के हैं वो भी इस सिलेबस को मैं शेयर कर दूँगी, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप देख लेना इस सिलेबस को। ये मैथ्स का सिलेबस है जो आप देख सकते हो, ज्योमेट्री में 2D 3D
ठीक है। सिमेट्री क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये मैथ्स का मेरा सिलेबस नहीं है तो मैं इसलिए मैथ्स का डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं एसएसटी ही डिटेल में बताऊँगी। नेचर क्या होता है जो मैं आपको बता रही थी, कम्युनिटी रिवोल्यूशन, रेमेडियल टीचिंग, प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग, साइंस कंटेंट है, ये साइंस का है। जो बच्चे साइंस के हैं ये शेयर कर दूँगी, ठीक है। जो मुझसे जो बच्चे पूछ रहे थे बार बार में, ये साइंस का टोटल मार्क्स है 60 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से आपके 40 मार्क्स के एसएसटी के सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले हिस्ट्री का जो टॉपिक है इंग्लिश में है व्हेन वेयर हाउ, अर्लीस्ट सोसाइटीज, फर्स्ट फॉर्म एंड होल्डर, फर्स्ट सिटीजन, अर्ली स्टेट, न्यू आइडियाज, फर्स्ट एम्पायर, कॉन्टेक्ट एंड लैंड, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कल्चर एंड साइंस, न्यू किंग्स एंड किंगडम, ये सारे चैप्टर के नाम हैं, ठीक है। सुल्तान इन दिल्ली, सुल्तान ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, सोशल चेंजेस, रिलीजियस कल्चर, स्टैब्लिश ऑफ कंपनी पावर, रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, कंक्लूजन एंड ट्राइबल सोसाइटी, रिवोल्ट एंड द 1857-85, वुमेन एंड रिफॉर्म, ठीक है, चैलेंजिंग एंड द कास्ट सिस्टम, द नेशनल मूवमेंट एंड द आफ्टर इन इंडिपेंडेंस। जब मैं आपको पार्ट पढ़ाऊंगी ना, जब इसमें लेसन पढ़ाऊंगी तो उसमें यही सारे टॉपिक आपके कवर कराऊंगी, क्योंकि ये सिलेबस मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें टॉपिक आपके इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम में हैं। ज्योग्राफी के जो टॉपिक हैं, जो ज्योग्राफी एनसीईआरटी के, इसमें बताऊंगी कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी है, उसमें डिटेल में बता दूंगी। मैं सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। ज्योग्राफी में स्टडी क्या होती है, साइंस, प्लानट क्या होता है, ग्लोबल क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एयर, वाटर, ह्यूमन एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, ठीक है। सोशल साइंस एंड पॉलिटिकल लाइफ कहते हैं, डाइवर्सिटी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, मेकिंग ए लिविंग, डेमोक्रेसी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग और मीडिया, अनपैकिंग एंड जर्नल, ये सारे टॉपिक साइंस के हैं, सॉरी मैथ्स के हैं। उसके बाद हमारा है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, जुडिशरी क्या होता है, जस्टिस कैसे मिल जाता है, ये सारे हैं। फिर है पेडागोजिकल इशू क्या होते हैं, कंसेप्ट ऑफ नेचर, सोशलाइज क्या होता है, क्लासरूम में सोशलाइज एक्टिविटी एंड डिस्कोर्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट एंड किल्टिंग एंड थीरी, इंक्वायरी क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचिंग, सोशलाइजेशन, सोर्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्रोजेक्ट वर्क एंड रिवलेशन, ये सारे ही टॉपिक आपके एसएसटी के हैं, जो पेडोलॉजी के हैं और आपके एसएसटी के हैं। ये सारी लैंग्वेज 1 और 2 है, जो आपकी बिल्कुल सेम पूछी जाती है, कोई चेंजेस नहीं है, बहुत ही सिमिलर है थोड़ा सा, बस वही कह रही हूँ। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बुक्स, जो बहुत लंबी वीडियो नहीं कर सकती मैं, इतनी बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुक यहाँ पे मैं बता देती हूँ कौन कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। सबसे पहले है यहाँ पे, जो सबसे पहला है, पेपर 1 की नहीं बता रही मैं अभी, पेपर 2 की बता रही, फिर पेपर 1 की भी बता दूंगी, दोनों की एक साथ। कुछ सिमिलर है जो मैंने आपको बताया। पेपर अगर 2 की बात करूँ, एसएसटी की, स्पेशली फॉर जो मैसेज आ रहे थे मुझे बार बार, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी बुक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर यहाँ पे इन्होंने खुद ही मेंशन कर रखा है कि हमें 1st to 8 के लिए प्रेफर टू एनसीईआरटी सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक का मतलब आपको समझ में आ गया कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक्स है उसको फॉलो करना है और उन्हीं को लेना है। सबसे पहला आता है आपकी एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि अपनी 6th 7th 8th यानी 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th क्लास की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आपकी सोशल साइंस, जिसमें पॉलिटिकल लाइफ लिखा हुआ है, वो पढ़नी है पूरी की पूरी। एक एक चैप्टर पढ़ना है, एक एक इनको ऐसे नहीं पढ़ना कि हाँ हमने रीडिंग, नहीं, डीपली रीडिंग करनी है, डीपली कंसेप्ट होना है। इससे आपको प्रीवियस के क्वेश्चन देखना है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस तरीके से एग्जाम में पूछ रहा है। उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। ये हो गया एसएसटी में आपको पता चल गया, ठीक है। उसके लिए बुक्स भी बता दूंगी। अब दूसरा आता है हमारी पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के लिए जो सीटीपी है, लैंग्वेज 1 उनके लिए अलग से बुक बताऊंगी। पेपर 2 के लिए ईवीएस की जो है एनसीईआरटी बुक्स ही फॉलो करनी है। वहाँ पे लिखा हुआ होता है एनसीईआरटी 3rd 4th 5th क्लास की, 3rd 4th 5th क्लास की करनी है। यही मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करनी है और यही ईवीएस के लिए करनी है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा आता है सीटीपी। सीटीपी के लिए देखिए यहाँ पे बुक, कोई पर्टिकुलर बुक्स तो नहीं मैं बोल सकती ये, लेकिन ये है कि ऐसी बुक्स हो जिसमें सारा सिलेबस आपका का हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मेरे पास जो बुक्स है वो है, एक सरहुआ पब्लिकेशन की बुक्स है जो बहुत अच्छी लगी, जो मैंने अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, वो है बुक्स, वो ले सकते हो, वो भी बेस्ट है। उसमें प्रीवियस के पेपर भी है, हर एक चैप्टर दोगे। मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है, उसमें चैप्टर वाइज है। सरहुआ पब्लिकेशन किसी भी मार्केट में जाओगे, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी, दोनों मिल जाएगी, उससे पढ़ो, वो कर लो। नहीं तो यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा ही ज़रूरत है तो मैं सचिन सर की जो बुक्स का मेरे पास कवर पेज है उसका दिखा देती हूँ। कवर पेज है, सारे सब्जेक्ट की है, उसमें लैंग्वेज 1 भी है, सीटीपी की भी है, हिंदी की भी है, इंग्लिश की भी है, और आपके मैथ्स भी है, और एसएसटी की भी है। वो बुक्स मैंने ली नहीं है, लेकिन सर ने प्रीवियस के, जब मेरे एग्ज़ाम से पहले की बात बता रही हूँ कि मैंने जो ली थी वो, लेकिन अब जो बुक्स है सर की बहुत है, क्योंकि सर का कोर्स मैंने बहुत पहले लिया था, लेकिन मेरा कोई यूज़ नहीं हुआ। मैंने उनके सिर्फ नोट्स लिए थे, कोर्स नहीं लिया था, सॉरी, उनके नोट्स लिए थे, उनके नोट्स प्लस उनकी बुक्स तो मैंने उस टाइम आई नहीं थी,
और मेरे पास जो बुक्स थी वो यही थी, सरोहा पब्लिकेशन की मेरे पास लैंग्वेज 1 की थी, सीडीपी की थी, लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज मैथ्स की और ईवीएस की भी थी, ठीक है। और मेरे एसएसटी की ही सरोहा पब्लिकेशन की ही ली थी मैंने, तो उन्हीं की बुक से मैंने तैयारी करी थी और उन्हीं की बुक से पढ़ी थी। उनकी बुक्स को मैंने मल्टीपल टाइम्स से प्रैक्टिस भी करी थी और यहाँ पे मैंने बुक्स बता दी। आप सचिन सर की बुक्स ले सकते हो, सीटेक के लिए बहुत सफिशिएंट है। उनकी बुक से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी क्योंकि उनका जो कोर्स, उनके नोट्स ही इतने अच्छे थे, तो मैं बुक्स ही क्या ही बोलूँ। तो बुक्स उनकी बहुत अच्छी थी क्योंकि जो मैंने पढ़ी थी। उसके बाद आपकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए है, तो प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर की किरण पब्लिकेशन की बुक्स है, मैं आपको दिखा देती हूँ, सबके पेज दिखा दूँगी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी या तो पिक्चर में। वो बुक्स आपको ले सकते हो, ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑफलाइन भी मिल जाएगी, दोनों तरीके से मिल जाएगी, है ना। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा ले सकते हो, लैंग्वेज 1 के लिए भी और लैंग्वेज 2 के लिए भी, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज 1 और 2 में कोई फ़र्क नहीं होता, मैंने आपको सिमिलर बता दिया, ठीक है। अब आता है बुक्स हो गई, अब यहाँ पे कोर्स ले या नहीं ले। अब मैं आपको बता देती हूँ कि कोर्स ले ना ले। देखिए सीटेक एक ऐसा क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, आपकी मर्ज़ी है कोर्स लो ना लो, क्योंकि मुझे नहीं लगता, मैंने जो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करी, कोर्स लेने की मुझे ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास सब बुक्स है या आपके पास नोट्स हैं, नोट्स ले सकते हो सचिन अकेडमी सर के, बहुत है, या आपके पास बुक्स हैं तो बुक्स से आप ही सेल्फ स्टडी करिए और प्रीवियस ईयर के पेपर करिए। बहुत ही ज़्यादा जितने हो सके प्रैक्टिस कीजिए, जितने कम से कम 2 साल के पेपर प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब आपकी कमांड बढ़ेगी सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं है कि आपने हाँ 6 महीने में 2 पेपर कर लिए, नहीं, क्योंकि आपको पूरे 100 नंबर की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए एक एप्लीकेशन बता दूंगी, जब आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपका सब कुछ कंटेंट भी कवर होगा, अपने प्रीवियस के प्रैक्टिस भी कर ली, फिर एक टेक्स्ट बुक करके एप्लीकेशन आता है, टेक्स्ट बुक्स करके, वो आप एप्लीकेशन बहुत मिनिमम प्राइस में देते हैं। मैंने लिया था उस टाइम, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। और उनकी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, मेरे आराम से उसमें मेरे 100 बनते थे उस टाइम। मैं बता रही हूँ जब आज से कितने साल पुरानी बात है ये, तो मेरे 100 बनते थे, तो मैं उसमें से ही प्रैक्टिस करती थी, कुछ अपनी बुक से भी करती थी, कुछ उसमें से भी प्रैक्टिस करती थी। तो पेपर के टाइम पे मैंने खूब प्रैक्टिस पेपर करे है, टेक्स्ट पेपर, उससे मेरा स्कोरिंग हुआ है। दूसरी चीज़ है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मुझे बताना है, जो कमेंट्स बॉक्स में। इसके अलावा प्रिपरेशन कैसे करें, सीडीपी के लिए स्टार्ट करिए टॉपिक वाइज, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपकी सीडीपी भी, लैंग्वेज 1 में भी और लैंग्वेज 2 में भी, प्लस आपका एसएसटी जो इसका सब्जेक्ट है वो मैं कराऊंगी। साइंस और मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं उसको नहीं कराऊंगी। जिन बच्चों के पास अगर है वो अगर करना चाहते हैं, तो मैं इनको बता दूंगी कौन सी वीडियो से कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। ये सारा डिटेल दे दिया। इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल है, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए कि आपको कोई भी इसके अलावा डाउट्स हैं, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में करें। इसमें मैंने सारा किस चीज़ ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया, आपकी बुक्स क्लियर कर दी, आपके कंटेंट क्लियर कर दिया, आपका सब्जेक्ट क्लियर कर दिया, आपकी लैंग्वेज क्लियर कर दी, आपका सिलेबस क्लियर कर दिया, सब कुछ कर दिया जो बहुत नहीं पड़ा। अब पढ़ना आपको है, वो किस तरीके से पढ़ोगे वो आपकी मर्जी है, आपको जब टाइम मिले जब मर्जी पढ़ो, जिस टाइम पढ़ते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर।